एक्सपीरियंस नमस्कार, वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो, न्यूज़ लॉन्ड्री का मॉर्निंग शो, पहला एपिसोड। और 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें हम पहले मॉर्निंग शो के लिए पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। थोड़ा सा आपको शायद दिक्कत आए क्योंकि बगल में ट्रैफिक जा रहा है तो आवाज़ में थोड़ा डिस्टरबेंस आ सकती है, लेकिन बहुत एक भरा पूरा लंबा चौड़ा बड़ा पैनल और छत्तीसगढ़ की मैं कह सकता हूँ कुछ बहुत जो विश्वसनीय आवाज़ें हैं वो आज यहाँ पर इस मॉर्निंग शो में आपके साथ उनसे मैं मुलाकात कराऊंगा। उनकी बात, उनकी जो राजनीति की जो समझ है, छत्तीसगढ़ के बारे में उनकी जो समझ है, वो सारी चीज़ें होंगी। न्यूज़ लॉन्ड्री न्यूज़ मिनट का ये साझा शो है। इससे पहले हमने कर्नाटक में एक साथ एक शुरुआत की थी, अब वो कारवां आगे बढ़ रहा है और 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में अब आपको द न्यूज़ मिनट और न्यूज़ लॉन्ड्री की ये साझा शो आप तक पहुंचेगा और पूरा अनदर इलेक्शन शो का कवरेज आप तक पहुंचेगा। मेरे साथ द न्यूज़ मिनट से सुदीप्तो मंडल है। सुदीप्तो, वेलकम ऑन अनदर इलेक्शन शो। थैंक यू तो सुदीप्तो और किया रिपोर्ट्स भी आप छत्तीसगढ़ से बहुत जल्दी न्यूज़ मिनट और न्यूज़ लॉन्ड्री पर देखेंगे। ये लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर बसंत कुमार इस समय सुकमा, दांतेवाड़ा और उस इलाके से, बस्तर के संभाग से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनकी भी रिपोर्ट्स आप तक पहुंच रही है और ये सारी की सारी जो कवरेज है ये न्यूज़ लॉन्ड्री के और द न्यूज़ मिनट के एनएल सेना प्रोजेक्ट के जरिए हो रही है, जो हमारा नया चुनावी कवरेज का फंड है। इसको जल्द से जल्द आप पूरा करें, इसको पूरा करने में हमारी मदद करें, क्योंकि ये आपकी मदद से ये सारी कवरेज हम कर पा रहे हैं। अब मैं जल्दी से जो हमारे साथ आज मौजूद लोग हैं उनके बारे में बताता हूं, उनका परिचय करवाता हूं। सुदीप्तो के बारे में मैंने बता ही दिया, सुदीप्तो हमारे साथी हैं, लेकिन मेहमान के तौर पर जो लोग हमारे साथ हैं उसमें वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता मंजीत कौर बल भी हमारे साथ हैं। मेरे साथ बगल में राहुल सिंह हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं छत्तीसगढ़ और रायपुर की बहुत चुनिंदा मानिंदा आवाज़ों में हैं, तो राहुल सिंह से भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ विद्या राजपूत हैं। विद्या राजपूत छत्तीसगढ़ रायपुर में पूरे इलाके में यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर्स और इस तरह के तमाम इश्यूज़ हैं उस पर उनकी बड़ी मुखर आवाज़ रही है, उनकी एक पहचान रही है। तो हम उस नज़रिए से भी समझेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में ये एक बड़ा मुद्दा है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले पर सुनवाई भी हुई है, उस सब वो चीज़ें क्या चुनावी किसी तरह का मुद्दा बन पाई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ रायपुर में वरिष्ठ पत्रकार लंबे समय से इनकी आवाज़, मुझे लगता है कि जो भी लोग आते हैं रायपुर में एक बार छत्तीसगढ़ की सामाजिक राजनीतिक सियासत को समझने के लिए आलोक पुतुल से ज़रूर मिल लेते हैं, समझ लेते हैं। आलोक पुतुल हमारे साथ हैं। ये एक पैनल है और मैं शुरू से जब हमने मॉर्निंग शो अनदर इलेक्शन शो की शुरुआत की थी न्यूज़ लॉन्ड्री पर, तब भी हमने कहा था हमारी कोशिश ये रहती है कि एक चीज़ हमने देखी कि बहुत सारे पत्रकार जब चुनावों का मौसम आता है तो दिल्ली से आते हैं और छोटे छोटे राजधानियों में, छोटे शहरों में गिरते हैं और फिर वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ वो देते हैं लोगों को। वो जो जानकारियाँ हैं, हमारी ये कोशिश थी कि वो जानकारियाँ यही लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, सुनील कुमार, आलोक पुतुल, विद्या जी या मंजीत जी और राहुल जी, ये वो जानकारियाँ होती हैं जो इनसे लेकर और कई बार इस तरह से परोसी जाती हैं। हमने कोशिश की है कि क्यों हम उसमें अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा उसमें कुछ जोड़े घटाएं। हमारी सच्चाई भी यही है कि हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ की चीज़ों को समझने की कोशिश करें। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में वो बारीकियाँ, वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती जो बेहतर तरीके से ये लोग हमें समझा सकते हैं। मेरा पहला सवाल, और हम न्यूज़पेपर्स पे भी बात करेंगे, अखबारों में क्या चल रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल है, जो पहला राउंड में इसमें करना चाह रहा हूँ, सबकी राय लेना चाह रहा हूँ। सुनील जी, आपसे शुरू करूँगा।
एक कोर कोई मुद्दा बन जाता है हर चुनाव में, ज्यादातर चुनाव में, जिससे समझ में आ जाता है कि इस एक मुद्दे के इर्द गिर्द पूरी राजनीति या पूरे चुनाव का नतीजा तय होगा, निर्धारित होगा, और कई बार वो लहर भी बन जाती है। क्या इस तरह का कोई बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ के इस बार के विधानसभा चुनाव में नजर आ रहा है, जिसके इर्द गिर्द सारी राजनीति, सारे नतीजे अंत में आएंगे? इस बार के चुनाव का जो मुख्य मुद्दा है ये पिछले चुनाव से ही तय हो गया है। 2018 में तय हो गया, 2023 का क्या होगा उसके नतीजों से। किसान, छत्तीसगढ़ में और कोई मुद्दा नहीं है इससे बड़ा, छोटे छोटे और सैकड़ों मुद्दे हो सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ का किसान है। जो धान के दाम, भूपेश बघेल सरकार ने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैडी प्रोक्योरमेंट प्राइस रखा, एक। दूसरा, जिस तरह से कर्ज माफ़ी की, मैं उसके मेरिट्स पे नहीं जा रहा, उसमें कितना अच्छा है कितना बुरा है नहीं जा रहा हूँ मैं। इन दो चीज़ों ने 2018 का एजेंडा सेट किया, और भूपेश बघेल की सरकार जो है वो धान के खेत से धान की बाली की तरह निकली हुई सरकार है 2018 की। इसमें दोनों ही पार्टियां, जिसने 3 किसान कानून बनाए थे वो एनडीए, उसकी बीजेपी, उसने भी यहाँ पे धान का सबसे ज़्यादा दाम, इतिहास का सबसे ज़्यादा दाम घोषित किया है। हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन इस हद तक हो गया है कि उन्होंने 3100 रुपये यहाँ पर धान का दाम घोषित किया कि हम खरीदेंगे, और ये कहा कि हम एक साथ देंगे। मोदी सरकार 4 साल से भूपेश बघेल का विरोध कर रही थी कि अगर आप एमएसपी से ऊपर पे खरीदोगे तो एफसीआई आपका चावल नहीं लेगी, 4 साल से। अब मुझको नहीं मालूम कि भारत सरकार की नीति बदलेगी छत्तीसगढ़ के इस धान के दाम के लिए कि क्या होगा, लेकिन किसान का बार जो है, एग्रो वेलफेयर का बार इतना ऊंचा सेट कर दिया है भूपेश बघेल ने कि इनको एक पोल लेकर पोल जंप करना पड़ रहा है बीजेपी को। हालांकि अमित शाह ने घोषणा की है, उनका इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल बैठता है कि अमित शाह पोल जंप कर सकते हैं, लेकिन इस पर मैं सुनील जी को थोड़ा सा यहाँ पर रोक के इसके हम जानेंगे कि ये बार बहुत ऊंचा सेट कर दिया है भूपेश बघेल ने, जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन वो अचीवेबल है, पाने लायक है नहीं है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, नेता बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, और फिर वो कितना अचीवेबल होता है नहीं होता उस पर भी बात होती है। आलोक जी, ये अचीवेबिलिटी वाला जो मसला है और जो किसानी का मसला है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? भूपेश बघेल ने इसको कर दिखाया है। भूपेश बघेल की सरकार ने जिस दिन शपथ ली थी दिसंबर के महीने में, शपथ ग्रहण के मुझको लगता है कि शायद 4-5 घंटे के भीतर ही पहली जो बैठक हुई उसी में ये फैसला लिया गया, कर्ज माफी का फैसला और धान की कीमत 2500 रुपये देने का फैसला। ये और बात है कि केंद्र सरकार ने जब दबाव बनाया कि आप जो समर्थन मूल्य है उससे अधिक अगर आपने दिया तो हम एफसीआई से आपका चावल नहीं खरीदेंगे, तो फिर सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना उस तरीके से जो है देना शुरू किया। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। वेलफेयर स्टेट की जब आप बात करते हैं तो कितने सारे औद्योगिक घरानों को हजार करोड़ तो यूं ही हम मतलब उनके टैक्स माफ करते जाते हैं, और जिनकी माफ नहीं करते वो यहाँ से तो देश छोड़ के चले जाते पैसा लेके। वो हालत छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया कर्ज लिया और वो फिर चले गए, वो पूरे परिदृश्य से गायब हो गए, उनकी चर्चा कम होती है, वो विजय माल्या की तरह वो चर्चा में नहीं है। आप लगातार घूम रहे थे यहाँ पर, बताया जैसे आलोक जी ने और सुनील जी ने कि किसानी एक बड़ा मुद्दा है, और भूपेश बघेल ने पिछली बार कर्ज माफी इस बार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जल्दी से जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया था और कैसे उसकी कुछ महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं वो भी बता दूं आपको। एक तो यही है कि 3100 रुपए की पर प्रति कुंटल की धान की खरीद होगी, जो इस समय करीब 2700 रुपए है। हाँ। तो दूसरा चीज उसमें यह है कि रमन सिंह की सरकार 15 क्विंटल तक खरीदती थी, कभी कभी 10 क्विंटल भी खरीदा है प्रति एकड़। भूपेश बघेल ने अनाउंस किया कि हम 20 क्विंटल खरीदेंगे प्रति एकड़, इन्होंने 21 किया है उसको। तो उसमें इसी तरह की कई चीजें हैं। जो मैं घोषणा पत्र देख रहा था उसमें एक चीज मेरे समझ में ये आई कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जैसे
ट्रैप हो गई है? क्योंकि 8 गारंटियां इससे मिलती जुलती ऑलरेडी कांग्रेस ने घोषित कर रखी हैं कि उसमें गैस सिलेंडर की कीमत है, किसानों के ये कर्ज माफ़ी का मसला है, इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों के का माफ़ी का मसला है। राहुल जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी पहली बार, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जो उनका मैनिफेस्टो आया जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, ये वो भारतीय जनता पार्टी पहली बार किसी दूसरे पार्टी की ट्यून पर रिएक्ट कर रही है। आमतौर पर वो एजेंडा सेट करने वाली पार्टी थी पिछले 10 सालों में। देखिए, मैं जैसा समझ पाता हूँ, सुनील ने जैसा कहा कि ये पिछले चुनावों से बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी। उनमें जो तय हुई चीज़ें हैं उसमें एक किसान है, कुछ हद तक धर्म, राम, गाय की बातें हैं जो तय हैं, और उसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस खेल की तरह अगर इसको समझें, युद्ध की तरह ना समझें, तो कांग्रेस डिफेंडिंग चैंपियन है, उसको डिफेंड करना है। तो डिफेंडिंग चैंपियन अपना डिफेंस मान रही है कि उसकी स्टाइल अटैकिंग होनी चाहिए, वो अटैक करके चले, और उसने अपना अटैक का पन्ना या कहिए कि कार्ड्स पहले से खोल दिए हैं। जो भाजपा का घोषणा पत्र आया, संकल्प पत्र आया, वो देर तक रुका हुआ था, रहस्य बनाए हुए थे, तो मुझे ये लगता था कि वो रणनीति की प्लेइंग कंडीशन क्या होगी ये देख के हम उस पर आगे बढ़ेंगे, और उस जगह शायद इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि पहले क्या होता रहा था। और ये बात एक बार जो प्रूव हुई है, किसानों की स्थिति, यहाँ खेती की, धान की स्थिति जो तय हुई है, वो जो मतदान से, जो चुनाव के फैसले से तय हुई है, उसको शायद मानने के लिए सभी लोग बाध्य हुए हैं, जिसका परिणाम ये दिखाई पड़ता है कि इस तरह से स्थितियां आई हैं। थैंक्स अतुल। सो ऑफ कोर्स जो खबरों में जो हेडलाइंस हैं, ऑफ कोर्स इट्स अबाउट एमएसपी, इट्स अबाउट करप्शन हमने देखा, लेकिन अतुल, मैं यू नो आई ऑल्सो, जब हम लोग बाहर से आते हैं, हम तो बहुत दूर से आ रहे हैं, साउथ इंडिया से, बैंगलोर साउथ से, तो छत्तीसगढ़ का जब जिक्र होता है दो ही कॉन्टेक्स्ट में होता है। एक तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के कॉन्टेक्स्ट में, एंड डेफिनेटली 23 इयर्स हो गए अभी इस स्टेट को फॉर्म होके। जब से ये फॉर्म हुआ है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, ये सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, सोशल जस्टिस का ये है, हमको हमेशा से दूर से ऐसा लगता है कि इन स्टेट्स को ये मुद्दे डिफाइन करती हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो या सोशल जस्टिस। वो सब मैं थोड़ा सा रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। 5 ही दिन आप बोल रहे थे, टाइम ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन मेरे को इस पहले मुद्दे पे जाना है। हम आज के अखबार में देख रहे हैं कि सरेआम एक बीजेपी के कैंडिडेट को कैंपेन के बाद ही, तुरंत बाद, कैंपेन ख़त्म हुआ, कुछ जुलूस वगैरह निकला, सभी के सामने उसको गोली भी मारी, उसको चाकू चूरी से उसको हैक भी किया। नारायणपुर की घटना है, वो बीजेपी के उपाध्यक्ष थे जिले के। हाँ, एंड मैंने इंटरव्यूज देखे अतुल, जो लीडर्स हैं अन्य दलों के, कांग्रेस हो, बीजेपी में, जब ये सवाल जो आता है नक्सलियों का, वो एकदम आंसर ही नहीं करते हैं। नहीं, वो तो अलग है, वो तो सिक्योरिटी अपैरेटस के अंदर आ जाता है, वो सेंट्रल फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं, ये मुद्दा छोड़िए, बाकी बात करिए। तो मेरे को आप लोगों से पूछना था, एज एन आउटसाइडर, अगर आप हमको कुछ बता सकें कि क्या ये जो कश्मीर, बस्तर, इन जैसे ज़िलों में, अब इसमें नॉर्थ ईस्ट में भी देख लीजिए, कि जो मेन मुद्दा है, हमेशा जो इलेक्शन होती है इन जगहों में, मेन मुद्दा जो है वो मिलिटेंसी का अगर हो, इंसर्जेंसी का अगर हो, तो उसको हाँ साइड में रख के बाकी बातें होती हैं। तो इसका क्या है, किस तरह से, प्लीज़ अगर आप कोई, और आलोक जी, आप, मंजीत जी, आप लोग इस पर बेहतर बता सकते हैं। अतुल, मैं बतलाऊं आपको कि नक्सलिज्म जो कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से उपजा हुआ है, दे आर नॉट कॉमन क्रिमिनल्स, दे आर नॉट डकैट्स और रॉबर्स। वो हक के लिए लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, वायलेंस है उनका, लेकिन उनकी लड़ाई हक के लिए है, आदिवासियों के। और होता यहाँ पे ये है कि उसको एक पुलिसिंग का प्रॉब्लम मान लिया गया है, और पॉलिटिशियंस जो हैं उसको पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के भरोसे छोड़कर अपने आप को अलग कर देते हैं। इस हद तक अलग कर देते हैं कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ ज़्यादती कर रही है, बेकसूर लोगों को थोक में 1.5 दर्जन 2 दर्जन बेकसूर आदिवासियों को एक साथ मार रही है, तो भी पॉलिटिशियन कुछ नहीं बोलते, बिकॉज वो
सिक्योरिटी फोर्सेस की रहमो करम पे जिंदा हैं पॉलिटिशियंस। इनका हौसला नहीं है कि आदिवासियों से पीस टॉक कर सकें, वो ज़्यादा मुश्किल काम है। बंदूकें तैनात करना ज़्यादा आसान काम है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, स्टेट की फोर्सेस, डिस्ट्रिक्ट में फोर्स क्रिएट कर लिया। स्टेट दोनों पार्टीज, सेंटर, स्टेट, बीजेपी, कांग्रेस, इन दोनों का एटीट्यूड एक रहा है कि ये पुलिसिंग का प्रॉब्लम है। 15 साल रमन सिंह ने असेंबली में ये कहा था, मुझको आधी रात को नक्सली जंगल के बीच में अकेले वार्ता के लिए बुलाएंगे तो भी मैं जाऊंगा। वार्ता की कोई शुरुआत भी उन्होंने नहीं की। एक मौका भी आया था, एक आईएएस का किडनैप हुआ, उसकी रिलीज़ के लिए एक कमेटी बनी जिसमें गवर्नमेंट नॉमिनी थे, नक्सलों के नॉमिनी थे। उसने बात की, उस आईएएस को छोड़ा दिया और बात ख़त्म हो गई। यानी सरकार की टोटल प्रायोरिटी एक आईएएस की ज़िंदगी को बचाने तक थी। जो वहाँ पे छोटे छोटे सिपाही रोज़ मर रहे हैं, आदिवासी रोज़ मर रहे हैं, वहाँ पे मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, नक्सल रोज़ मर रहे हैं तो हिंदुस्तान के ही वो। इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए 15 साल की रमन सिंह सरकार ने कुछ नहीं किया, 5 साल की भूपेश सरकार ने कुछ नहीं किया। कोई पॉलिटिकल रोड मैप नहीं है। 10 साल की यूपीए सरकार, 9 साल की मोदी सरकार, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। एक भी पीस निगोशिएशन शुरू ही नहीं हुआ हिंदुस्तान तो आपको में। जोड़ और ये रहे हैं। मुद्दा क्यों नहीं है सर? बस मेरा यही सवाल है कि ये इलेक्शन मुद्दा क्यों नहीं है? आप में से कोई जीत अगर कुछ कह रही है। मैं नक्सल पे या ना पेपर में आता है पुलिसिंग मैडम, पे सॉरी, नहीं, ना हाँ, पेपर में आ रहा है ये हाँ, मुद्दा, मैं- ना कोई डिस्कशन मैं हो रहा थोड़ा है। सा और अलग तरीके से इसको देखती हूँ। या अभी जब आप लोग बोल रहे थे कि सारा मुद्दा किसान के आसपास है, जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं वहाँ आदिवासी रहते हैं। छत्तीसगढ़ को वनों और आदिवासियों के नाम से जाने जाने की ज़रूरत है। जब हम आदिवासी बोलते हैं तो सिर्फ उनका नृत्य, उनकी संस्कृति इसी से तक जोड़ा गया है, लेकिन जब हम उनकी आजीविका को देखते हैं तो इनका वनों से जो निर्भरता है, उनके जो संबंध हैं, वो किसी पार्टी के नरेटिव में दिखाई नहीं देता है। वही तो और जिस गहराई से अभी मैं घोषणा पत्र को बहुत बारीकी से ढूंढती रहती हूँ कि शायद विशेष संरक्षित जनजाति जिसे पीवीटीजीज कहते हैं कहीं तो दिखेगा। 2.5 लाख की संख्या में है वो लोग, 50,000 परिवार हैं, 7 प्रकार के पीवीटीजीज हैं। वो उनका बहुत गहराई से रिश्ता है, हमने उसको समझा ही नहीं है। जो प्रशासन वहाँ पे काम करता है बस्तर क्षेत्रों में, उनके वो जब उसके पास आदिवासी आते हैं वो उनको एक आवेदन देने वाला, हाँ। एक निरीह प्राणी की हाँ। तरह देखते हैं। हाँ। जब उनके बीच संवाद है तो कई बार दुख होता है कि वो कितने गहरे उस ज्ञान के साथ आए हैं, और ये जो प्रशासन बैठा है या कोई सरकारें बैठी है वो उनको उस संवाद के साथ जोड़ ही नहीं पा रही, उस संवेदनशीलता के साथ। तो ये जो सुनील जी बोल रहे थे कि संवाद ही नहीं है, वो पीस तो बहुत दूर, वो समझ ही नहीं, समझ ही उस नहीं। समझ के साथ बात ही नहीं हो रही है। हम धान को और किसान को और आदिवासी को एक साथ जोड़ रहे हैं। किसान धान नहीं उगाता है, आदिवासी सॉरी, नहीं। आदिवासी धान नहीं उगाते हैं। आदिवासी के अपने एक फूड की प्रैक्टिसेस हैं जिसमें मिलेट्स हैं। उस मिलेट्स को बाजार की तरफ तो ले जाया जा रहा है, लेकिन उसकी आजीविका से नहीं जोड़ा है। ये सारे मुद्दे शायद हमारे बीच से बिल्कुल गायब हैं। कोई पार्टी इस मुद्दों को, उस भाषा, उम्मीदवार भी उस भाषा को नहीं बोलना जानते। वन मंजीत जी अधिकार बोल रही हूँ, मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा उसमें। जवाहरलाल नेहरू ने वेरियर एल्विन को आदिवासी इलाकों के लिए अपना एडवाइज़र बनाया था। उनको आदिवासियों की समझ थी, वो गांधी और नेहरू के करीब थे, आदिवासियों के मुद्दों को समझाते थे नेहरू को और गांधी को। आज उनकी पार्टी या बीजेपी, किसी पार्टी को कोई परवाह नहीं है कि आदिवासियों के मुद्दों को समझने के लिए उनके जानकार किसी से बात करें। लघु वनोपज और तेंदुपत्ता का कोई इसमें कारक काम करेगा? अतुल, अगर आप इसी का सिलसिले में अगर इफ यू कैन ब्रिंग इन ये हमारा राज टाइप की जो पार्टीज हैं जो आदिवासी इश्यूज के बारे में बात कर रही हैं, क्या उनके मुद्दों मैं में बस एक, मैं इनकी वाली बात पे प्लीज, जोड़ रही हूँ हाँ। कि एक चीज जो कांग्रेस सरकार ने बेहतर करने का कोशिश किया है, वन अधिकार के पट्टे बट रहे हैं। तो पिछली बीजेपी सरकार ने करीब 4 लाख कुछ व्यक्तिगत वन अधिकार बांटे, लेकिन उससे जंगल सुरक्षित नहीं हो रहा था, चिंता व्यक्त की। तो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एक होता है जिसमें पूरी ग्राम सभाओं को अधिकार मिलता है। पूरे घोषणा पत्रों में अभी तक जो घोषणा है उसमें खरीदी पे बहुत है, महुआ खरीदी होगी, वो खरीदी, लेकिन खरीदी के पीछे जंगल बचेंगे तभी तो खरीदी होगी। हाँ।
तो आदिवासी की चिंता खरीदी की नहीं है, वो बेच के कमाना नहीं चाहता है, वो आपस में बार्टर सिस्टम से भी जीते तो हैं। आप और बहुत इंडिविजुअल अच्छा है। टाइटल राइट्स के फेवर में हैं कि कम्युनिटी राइट्स? हम कम्युनिटी राइट्स तो कम्युनिटी राइट्स का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को सुनने में Communities, आया, हाँ। हाँ, कि अब खत्म हो रही है कम्युनिटी पॉइंट। रिसोर्स राइट जो है वो एक ऑनरशिप भी पैदा करता है, जिसकी बातचीत इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि उस समझ से देखा ही नहीं जा रहा है। वो जो ट्रेडिशनल बाउंड्री के आसपास जो मिलेगा, तो ट्रेडिशनल बाउंड्री रेवेन्यू के अधिकारी बोलते हैं या किसी भी विधायक से आप मिले हैं तो वो बोलते हैं व्यक्तिगत वन अधिकार की चर्चा करते हैं, क्योंकि उनकी वो समझ ही नहीं है। तो वो एक्चुअली समझ जो होनी है प्रोटेक्शन को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो वो ये क्रिटिसिज्म मेरे को सुनने में आया पीयूसीएल की तरफ से। यहाँ पे डिग्री प्रसाद जो हैं और श्रेया, उनके साथ मैं बात कर रहा था, वो इसी जो इंडिविजुअल राइट वर्सेस कम्युनिटी राइट की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए आदिवासी समाज में चाहे वो आउटसाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हों या फिर उन्हीं के जो मंच हों, वहाँ पे हमेशा ये फोकस रहता है कि कल्चरल जो आप कह रही थी उस एस्पेक्ट पे। लेकिन जब हम उनका एनालिसिस करते हैं, देयर इज़ नो फर्दर एनालिसिस ऑफ एसटी सोसाइटी की उनके बीच में क्या हायरार्कीज हैं, उनके बीच में किस तरह की नार व्यवस्था क्या है, हाँ, उनकी व्यवस्था क्या है, पल्ली व्यवस्था क्या है। कम्युनिटी राइट्स जो डिग्री प्रसाद कह रहे थे, कम्युनिटी राइट्स का मतलब काफ़ी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि उस कम्युनिटी में जो पावरफुल है, उस आदिवासी पर्टिकुलर विलेज के चीफ्टन जो हैं या फिर पावर स्ट्रक्चर में जो है, कम्युनिटी राइट्स का मतलब उनके राइट्स हो जाती हैं और अनडेमोक्रेटिक एक स्ट्रक्चर को प्रमोट करती हैं। ये थोड़ा सा गलत हुआ है। एक बहुत जब हम बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, तो जो ट्रेडिशनल बाउंड्री है, उस ट्रेडिशनल बाउंड्री को आप गांव के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे वो जानते हैं, क्योंकि उनका पूरा संबंध है उसका। उस ट्रेडिशनल बाउंड्री के जितने कॉमन रिसोर्सेस, अभी जब हम इस बातचीत से पहले बोल रहे थे कि ये तालाब जो था ये कॉमन रिसोर्सेस था, अब वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारें ले रही है। गाँव में भी वही हो रहा है धीरे धीरे। वो सबसे जो जरूरी चीज़ है, जिसपे सबसे गरीब आदमी जुड़ा हुआ है, वो क्या है? जंगल है, और दूसरा है चारागाह है, जिसपे उसका जानवर। हम किसान की तो बात कर रहे हैं लेकिन चारागाह की बात नहीं कर रहे हैं। बिना लाइव स्टॉक के वो किसान की आय पूरी नहीं बढ़ सकती। उस रिलेशन में हम चारागाह को भूल गए। हमने गोठान कहा लेकिन चारागाह नहीं कहा। तो उसकी जो ये कॉमन रिसोर्सेज की जो डिपेंडेंसी है, वो कहीं पे उसकी चर्चा कहीं नहीं आती है। एक और बात है, मैं आलोक पुतुल जी के प्रश्न को भी जोड़ूंगी कि एक कॉन्फ्लिक्ट पे हम बात करते हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। हम इन विषयों को क्यों नहीं लेते हैं जिसके भरोसे पूरा राज्य जाना जाता है? तो ये एक सवाल भी होता है। तो एक तो आलोक जी अगर इसका जवाब देना चाहें दें, और मेरा इसके बाद अगला जो सवाल होगा, थोड़ा सा विद्या जी आपके पास में आना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत कुछ सुना। हमने यहाँ पर मैनिफेस्टो की बात की, बहुत सारी घोषणाओं की, पॉलिसी की बात हुई, जिसमें ये कई सारी पॉलिसीज़ का जिक्र मंजीत जी ने किया। आप जिस समाज के लिए और काम करती हैं और जिस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस चीज़ से आपका वो है, उसके वो किसी तरह का मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा बना है? ट्रांसजेंडर समाज के जुड़े मुद्दे किसी भी तरह से चुनावी मुद्दे में है, किसी की घोषणा पत्र में किसी कैंडिडेट ने किसी तरह से इसको केटर करने की कोशिश की है, या फिर ओवरऑल ये चुनाव हो रहा है, चुनाव दर चुनाव होते हैं, आपको लगता है कि कहीं ये चीज़ें मुद्दे आती हैं, इशू बनती हैं किसी चुनाव में? देखिए, पिछले 50 सालों में ट्रांसजेंडरों के लिए कोई काम नहीं हुआ, लेकिन पिछले 15 सालों में ट्रांसजेंडरों के लिए काम हुआ है। और चाहे वो भूतपूर्व सरकार रही है या पूर्व की सरकार रही है, और लेकिन उसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। जब 15 अप्रैल 2014 को नालसा जजमेंट आया, उसके बाद फिर हमारे लिए कानून बना, तो केंद्र की सरकार ने कानून बनाया। लेकिन नालसा जजमेंट आने के बाद कुछ ही राज्यों में नालसा जजमेंट इम्प्लीमेंट हुआ, और यहाँ उस समय तब बीजेपी की सरकार थी, और बोर्ड बने, और ट्रांसजेंडर जैसे शब्द और विषय जो है वो सिलेबस में भी जुड़ा। और जो पिछली सरकार रही है, कांग्रेस सरकार, और आज 23 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ को बने, तो अभी 23 ट्रांसजेंडर जो है वो पुलिस में है। तो हम देखें कि नालसा जजमेंट और ट्रांसजेंडर एक्ट बीजेपी ने भी काम किया है और कांग्रेस ने भी काम किया है, और इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है वो ब्यूरोक्रेसी की रही है, प्रशासन की रही है। शायद आप लोगों की आवाज़ भी मुखर हुई है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही चुनावी मुद्दा ना हो, जैसे ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन की हम बात करें, वो कोई मुद्दा ना हो, पर काम तो हुआ है, और बहुत से राज्यों से आज आगे है ट्रांसजेंडर, मतलब छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आज लोग मेयर के रूप में सामने आ रहे हैं,
लोग अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, लोग अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, अपने पहचान के साथ सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है डेवलपमेंट तो हुआ है ट्रांसजेंडरों का। अब काफ़ी विस्तार से आपने एक चीज़ रखी, मैं एक और मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ आलोक जी और राहुल जी। एक तो फिजिबिलिटी का मसला है, क्योंकि मैं 8 गारंटियाँ कांग्रेस की हैं और बहुत सारे घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने की है। आप एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने देखा मशीनरी कैसा काम करती है, कैसे जो कमाई है और जो खर्च है, इन दोनों के बीच में संतुलन साधना, खासकर सरकारी कामकाज में पब्लिक मनी के संतुलन में बड़ा टेढ़ी खीर रहता है। ये चीज़ें ये सारे वादे आर्थिक रूप से फिजिबल हैं, या कि एक तरह के जो कर्ज का कुछ चक्र होता है फिर वो उस तरफ दूसरी तरफ बढ़ जाता है कि अभी तो बहुत पॉपुलर और उसमें घोषणाएं हो रही हैं, क्योंकि हर आदमी को पावर चाहिए, हर पार्टी को पावर चाहिए। खासकर भारतीय जनता पार्टी जो एक समय पर बहुत एक ग्रैंड स्टैंडिंग ले रही थी कि भाई ये तो रेवड़ियाँ हैं, लेकिन मैं अगर इस पेज को दिखाऊं तो ये रेवड़ियों का बोरा है भरा हुआ, इसमें इतनी रेवड़ियाँ हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर है और 1.5 लाख रुपए दिल्ली बन रहा है, रायपुर भी जल्दी जल्दी पैसा आ रहा है लोगों के पास। तो मोटरसाइकिल जो दोपहिया है उसकी आवाज़ में से साइलेंसर निकाल कर कुछ और चीज़ें फिट करवाई जा रही है, उसका नतीजा था ये। राहुल जी, मैं इस बात को थोड़े दूर से पकड़ने की कोशिश करके यहाँ आता हूँ कि एक तो मेरी चिंता का विषय इस चुनाव के दौरान जब से तैयारियाँ या टिकट की चर्चा हो रही थी, कभी कभार दबे छुपे लेकिन बाद में बहुत ही मुखर ढंग से, और अगर मैं नाम लेके कहूँ तो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पार्टी प्रेसिडेंट, विपक्ष के नेता, विपक्ष के पार्टी अध्यक्ष, इन सभी लोगों ने प्रत्याशी चयन का आधार बताया कि उसको विनिंग कैंडिडेट, जिताऊ प्रत्याशी होना चाहिए। ये बात इस पूरे प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, मतदान से चुनी जाने वाली सरकार में, लोक कल्याणकारी सरकार में, ये बात अब खुले आम कहने में किसी को कोई संकोच नहीं रहा है। तो जो इस तरह के संसाधन हैं, मैं इस संदर्भ में, जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा पीछे से इस बात पे आना चाहूँगा और इस बात को एक वित्त मंत्री, और वो आंकड़े बहुत अच्छे से सुनील जी और आलोक जी बता सकेंगे कि जो पहले वित्त मंत्री होते थे उन्होंने सबसे पहली बात यही कही थी, और उस सरकार की सबसे ज़्यादा तारीफ होती थी कि जो स्थापना व्यय है उसे उन्होंने, शायद मुझे अगर ठीक याद है तो 29 या 30% पर रोक कर रखा था। तो दो चीज़ें होती हैं, स्थापना व्यय पहली चीज़, दूसरी चीज़ कि सब्सिडीज़ में आप कितना खर्च कर रहे हैं रिसोर्सेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जो आपका प्रोपोर्शन है। वो प्रोपोर्शन में होता यह है कि उसके लिए आदर्श की, सिद्धांत की बातें होती रहती हैं, लेकिन जब व्यवहार में आता है, जो घोषणा पत्र में आता है, और घोषणा पत्र के बाद भी एक स्टेप बाकी है क्रियान्वयन, तो शायद उसमें क्रियान्वयन में और ज्यादा बहुत सारी घोषणाएं भूल भी जाते हैं, और शायद बहुत सारी लोक लुभावन चीजें आने भी लगती हैं। तो मैं मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सरकारों का घोषित तौर पर, राजनीतिक दलों का घोषित तौर पर एजेंडा जन कल्याण तो है, लोगों की भलाई है, एक ईमानदार लोक नेतृत्व है, लेकिन उसकी प्राथमिकता उसका जीत जाना है। वो अपराधी है, बदमाश है, भ्रष्ट है, चलेगा, वो जीत जाए, पर्याप्त है। आपने जितनी बातें कही उसमें से थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूं मैं। आपने कहा कि बीजेपी जो है ट्रैप में फंस गई है। अभी जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तब भी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र अभी तक नहीं आया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सच में बीजेपी शायद ट्रैप में फंस गई है और उन्होंने ये घोषणा कर दी है। अभी रेवड़ियों की एक और बरसात हो सकती है, एक और बरसात हो सकती है। आदिवासियों के मुद्दे पे जो बात हो रही थी और नक्सल मुद्दे पे, उसमें छोटी मेरी राय ये है कि इस सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने अपना जो जन घोषणा पत्र जारी किया था
उसमें ये वादा किया था कि हम शांति वार्ता की पहल करेंगे। 5 साल में इस सरकार ने एक बार भी औपचारिकता के लिए भी ये कहने की कोशिश नहीं की कि हम शांति वार्ता की कोई प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, या हम बैठक कर रहे हैं, या कोई प्रोसेस है, या हमने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है। रमन सिंह के कार्यकाल में 2 बड़ी जनसंहार की घटनाएं हुई। सुरक्षा बल के जवानों ने निरीह आदिवासियों को घेर कर मार डाला। उसकी न्यायिक जांच की रिपोर्ट, 2 न्यायिक जांच की रिपोर्ट जो है वो विधानसभा के पटल में इसी भूपेश बघेल की सरकार ने रखी, और आज तक इसमें से किसी भी मामले में एक न्यूनतम एफआईआर तक जो है सुरक्षा बलों के खिलाफ जो है एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। तीसरा मसला जो मंजीत जी कह रही थी कि जो हाथी हैं वो मुद्दा नहीं बन पाता, खनन जो है, माइनिंग जो है वो मुद्दा नहीं बन पाता। दोनों ही पार्टियां अब वो खनिज संसाधन में बिल्कुल मुंडी जो है अपनी डाले हुए हैं, और उसमें जनता, हाथी, हर दिन की खबर, आज के अखबार आप उठा के देख लीजिए, आज भी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक स्टाफ मारा गया। हर 5वें दिन एक न एक व्यक्ति की मौत हाथियों के कारण हो रही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि हसदेव अरण्य में अगर एक भी माइंस की अगर शुरुआत होती है तो वो इतना भयानक होगा जिसको हाथी मानव संघर्ष को रोक पाना फिर असंभव हो जाएगा। बावजूद उसके इस सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने 2 माइंस को और परमिशन दी। ये वही कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो अडानी के खिलाफ बोलते नहीं थकती, और उन दोनों माइंस, और पहले से भी चल रही जो माइंस है उसका एमडीओ अडानी समूह के पास ही है। ये भूपेश बघेल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि एक अकेली माइंस जो है वो पर्याप्त है, हमको नए माइंस खोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2 और नई माइंस जो है इसी सरकार ने अनुमति दी। सरकार बार बार कहती है कि माइंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, अलॉटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन भूमि अधिग्रहण, वन पर्यावरण की स्वीकृति, पंचायत अधिनियम, पेशा कानून, ये सब तो स्टेट का मामला है। आदिवासी 300 किलोमीटर जो है पैदल चल के आते हैं और सरकार बात तक नहीं करना चाहती। बात कर लेती है तो जांच नहीं करवाना चाहती। जांच के नाम पे जो आरोपी है उससे एक हलफनामा ले लिया जाता है कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। आपने जिस नोट पे खत्म किया है यहीं से बात शुरू करेंगे, भ्रष्टाचार से पहले सुदीप्तो की। भ्रष्टाचार से भी पहले जो आई सपोज पुतुल सर कह रहे हैं, इट इज़ जल जंगल ज़मीन की बात जो है, एंड आपने इसके पहले एग्रीकल्चर की, फार्मिंग सेक्टर की बात की। मेरे को ये जो मैं कह रहा था शुरुआत में कि जो मुद्दे डिस्कशन में नहीं है, मेरे को उनमें ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि ये जो फार्मिंग का जो इशू लेकर चलते हैं वो एक सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के ऊपर फोकस है, जो कि मतलब हाँ उसमें सरप्लस जनरेट होता है, लेकिन अगर सब्सिडीज़, अगर स्टेट की सपोर्ट नहीं हो तो वो पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाता है। सो द अदर रियल सक्सेसफुल इकोनॉमी इस स्टेट का जो रीढ़ का हड्डी है वो है एक्सट्रैक्टिव सेक्टर, कोल, आयरन ओर, डायमंड्स, खनिज पदार्थ जो है। हाँ, और मैं एक रिपोर्टिंग का एक पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पे मेरी बात हुई थी चंद्रशेखर वर्मा डंगानिया, जो कि हैं प्रेसिडेंट ऑफ द छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। कहते हैं कि जो अंदर बाहर वाला मामला है यहाँ पे तो बहुत उछाला जाता है, अंदर या छत्तीसगढ़ या बाहर या ये सब, लेकिन जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें आपको वो कहते हैं कि जो मेन माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं एक भी आपको कोई छत्तीसगढ़िया नहीं मिलेगा वहाँ पे। उसके बाद जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, हाँ एलाइड इंडस्ट्रीज़ में कुछ ही लोग मिलेंगे। करते 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 आपको देखने को मिल रहा है कि जो एकदम फाइनल जो ट्रांसपोर्ट का शायद कोई बिजनेस है वो कोई साहू कर रहा है, वो कोई कुर्मी कर रहा है, लेकिन पेरिफेरल बिजनेस में वो हैं। एंड मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उनकी बात इसलिए क्योंकि उसको वो सोशल जस्टिस से जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो लोकल मामला है छत्तीसगढ़ में वो सिर्फ लोकल नहीं है। जिस स्टेट में 85-95% SC ST OBC है, ऑटोमेटिकली ये सोशल जस्टिस का भी मामला हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मामला हो जाता है। अलग स्टेट्स में जहाँ पे हमने देखा, अभी झारखंड में उन्होंने बात की, झारखंड में भी इस टाइप का माइनिंग एक्टिविटी वगैरह होता है, लेकिन लोकल प्रेफरेंस है, वहाँ पे सेफ गार्ड्स हैं। आप पेशा की बात कर रहे थे, तो पेशा एक ज़रिया बन सकता है लोकल ओनरशिप का, ना सिर्फ लोकल परमिशन का।
कि अगर जिस एरिया में आप फार्मिंग की आप बोल रहे थे कि आदिवासी एरिया में तो फार्मिंग होती नहीं है, आप उन एरिया में फार्मिंग पे फोकस कर रहे हो, लेकिन उन्हीं एरियाज़ में माइनिंग हो रहा है और माइनिंग उनका नहीं हो रहा है, कोई और बाहर से आके वहाँ पे माइनिंग कर रहा है। तो ये जो अंदर बाहर के मामले में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो रैशनलाइजेशन है, इसके बारे में कोई आपको किसी को कुछ कहना है? मैं एक चीज इसमें ये जो सवाल सुदीप्तो का, उसमें एक चीज पे कमेंट लेता जाऊंगा। मंजीत जी, आपसे मैं चाहूंगा कि सुदीप्तो ने जो कहा उसमें राज्य बन गया, एक पहचान के आधार पर राज्य बन गया, लेकिन राज्य के लोग इसके कोर बिजनेसेस से बाहर हैं, तो उस पर आपको क्या आपकी? मैं इन्हीं की बात को लेती हूँ। सिंहदेव जी वित्त मंत्री थे कांग्रेस के कभी, उन्होंने बस्तर रीजन के माइनिंग पे पूरा एक लिखा था नोट, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट था कि जिसकी ज़मीन पे जो रिसोर्सेस हैं वो उसका अधिकार उसको होना चाहिए और ये सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसी से निकल के डीएमएफ बनता है ना, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, वो भी नहीं पहुंचता उन तक। अभी जितने सोशल जस्टिस के मामले बन रहे हैं, दिव्यांग जो है वो दिव्यांग है, महिला है, प्रेग्नेंट महिला, ये बहुत कोर इश्यूज हैं जो बिल्कुल टच कर सकते हैं। इनको जो लिस्ट आती है कि ये दिया जाएगा, वो उनकी डिमांड का लिस्ट नहीं है। या इससे समझ में आता है जो संवाद होना चाहिए उनके साथ, जो ज़मीन पे जो उनसे पूछा जाना चाहिए, वो गायब है। तो वो जो मिसिंग हो रहा है, ये पूरी इंडस्ट्रियल लॉबी, उद्यमिता, महिला उद्यमिता बना। आप पूरा लिस्ट पढ़ेंगे तो घरेलू महिलाएं जो कोविड में समझ में आया, जिनके हस्बैंड चले गए थे, वो कितनी घरेलू महिलाओं के फ़ोन आते थे कि हम अब कैसे अपना आर्थिक करें, हमें तो नौकरी के लिए बनाया ही नहीं गया हमारे माँ। उद्यमिता में इस बात का कहीं जिक्र ही नहीं है कि वो महिलाएं कैसे बैंक जाएंगी, कैसे करेंगी, कौन सा काम करेंगी। तो वो जो समझ में आता है कि, और अभी जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वो संवेदनशीलता उनके अंदर अगर नहीं होगी तो जनता वहां भी तय कर देती है। तो ये सुनील जी, मेरा आपसे सवाल है, भ्रष्टाचार के ऊपर जहां बात खत्म हुई थी, आखिरी राउंड है और उसपे एक बड़ा आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का। पहले भी 2-3 चीजें, कोल का जिक्र आया, कोल भ्रष्टाचार के बाद इस समय जो चल रहा है महादेव ऐप को लेकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के ऊपर सीधा एक आरोप चल रहा है। कल अखबारों में एक बड़ी रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया कि ईडी ने बेसिकली एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें बताया गया किसी के हवाले से, कुरियर के हवाले से, कि 508 करोड़ रुपए सीधे दिए गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत हमलावर हो गई है। ये सारी चीजें, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, जो मैंने बात शुरू में कही थी कि क्या कोई कोर मुद्दा है? भ्रष्टाचार ऐसी चीज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर इस चीज को लेकर जाती है कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, या ईडी को लेकर जो सारी चीजें चल रही, ईडी को यहाँ पर कांग्रेस कह रही कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया, सबसे बड़ा गठबंधन वही है। पर भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है, और ये महादेव ऐप का मुद्दा क्या किसी तरह से कांग्रेस को हर्ट करता हुआ दिख रहा है? इंडियन डेमोक्रेसी में ये बात साफ है कि अगर कोई पार्टी अपोजिशन में है तो उसके लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहता है। रूलिंग पार्टी है तो उसको लगता है भ्रष्टाचार नॉन इशू हो गया है। वही कर्नाटक में रहा, भाजपा को लगता था कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, कांग्रेस ने 40% कहा, सरकार पलट दी इसी कांग्रेस ने कुछ महीने पहले। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस नेताओं से बात करें तो कहते हैं भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, ईडी जितने केसेस में प्रोसिक्यूशन कर रही है, इसमें दोनों पहलू की अपनी अपनी साख जुड़ी हुई है। ईडी जिस सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, वो जिस तरह से केवल अपनी अपोजिशन के स्टेट्स में जांच करवा रही है, ये उनकी साख गड़बड़ा रही है। उसमें बीजेपी स्टेट्स में जांच नहीं होती, बीजेपी नेताओं में जांच नहीं होती। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में लोगों को ईडी की जांच से ज़्यादा जानकारियां निजी स्तर पे है कि क्या क्या घोटाला हुआ है, क्या क्या गड़बड़ हुआ है। यहाँ लोगों ने जब शाम को दारू खरीदने की कोशिश की तो 5 साल में दारू की हर बोतल उनको सरकारी दुकान से ओवर रेट में ही मिली। अगर आप देसी दारू दुकान जिसके आसपास बैठ के लोग पीते हैं जाएंगे तो लोग वहाँ पर ऐसी गालियाँ बकते हैं कि कोई महिला दोपहिए से निकल ना सके, गालियाँ सरकार के लिए रहती हैं वो। तो लोग भ्रष्टाचार को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। कोई भ्रष्टाचार ऐसा है कि आम जनता के सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ, या कम से कम मानना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार इशू है। मैं इसको मेरा मन इसको गवारा नहीं करता कि भ्रष्टाचार मुद्दा ही न रह जाए इस देश में। उसके बाद तो परले दर्जे की बेशर्मी बचेगी भ्रष्ट लोगों में कि ये नॉन इशू है। ये
इशू तो नहीं, इश्यूज़ की बात क्योंकि आपने कहा कि ये लास्ट राउंड है एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मेरे को एक पिछला मेरे को बोलने का मन किया कि एक तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि मेरे को हम लोग बाहर से सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में डर का एक माहौल है, सिक्योरिटी अपैरेटस है, लोग डरने को बात करने को डरते हैं। सभी ने मतलब काफ़ी खुल के बात की, वो तो मैं दाद दूंगा पहली बार। मेरे को एक और सब्जेक्ट ओपन करना है, ये जो कम्युनलिज्म का जो ये है। मैंने कुछ आंकड़े निकाले। क्रिश्चियन अटैक्स में छत्तीसगढ़ इज़ नंबर 1 इन द कंट्री। और आज से नहीं, 4-5 साल से ये जो ट्रेंड है, हर साल टॉप स्टैटिस्टिक्स छत्तीसगढ़ से निकल रही हैं। एंड इसमें देखा जा रहा है कि ग्राम सभा, एक तरह से ग्राम सभा में बैठक होके डिसीजन लिया जाता है कि किसी को गांव से क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट हो गए तो उनको बाहर फेंकते हैं। चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट हमने देखा है, वो ट्राइंग टू एनालाइज, वो कहते हैं उल्टा, ये जब वो कन्वर्जन पे वो खुद अटैक कर रहे हैं। हाँ, और फिर तो उसके अलावा ये जो राम पथ जो ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनके बारे में हिंदुत्व के मुद्दे, हिंदुत्व के जो, क्योंकि अतुल मेरे को लगा कि ओवरऑल जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, एक तो कॉन्वर्जेशन में नहीं है, और दो ये कि वो बाईपार्टीसन इश्यूज़ हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कोई ऐसा फर्क नहीं नज़र आता मेरे को, चाहे वो माइनिंग का ले लीजिए, सिक्योरिटी का ले लीजिए, कम्युनलिज्म का। मैं इसके बारे में बहुत वोकल रहा हूँ और मैं सरकार की आंख की किरकिरी भी हूँ इसको लेकर। इसमें हालत ये है कि मुस्लिम और ईसाई, ये दो यहाँ पर बड़ी माइनॉरिटी हैं और सारी माइनॉरिटी मिलाकर 4% से कम है। इन दोनों के ऊपर अलग अलग किस्म के अटैक हुए हैं। मुस्लिमों पे अटैक संख्या में ज़्यादा नहीं है, ईसाइयों पर अटैक संख्या में ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जो सुदीप्तो ने अभी कहा है कि बस्तर के गांव-गांव में ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, जो आदिवासी ईसाई बन गए। मैं इसको धर्मांतरण नहीं कहता हूँ, वो पहली बार कोई धर्म अख्तियार कर रहे हैं, उनका कोई धर्म नहीं था अभी तक, पहली बार वो धर्म में जा रहे हैं, ईसाई धर्म में। उनको गांव-गांव में मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, प्रार्थना सभा पे अटैक हो रहा है, चर्च पे अटैक हो रहा है। किसी आदिवासी ने ईसाई बनने के बाद अगर मर गया, उसकी लाश उसकी अपनी ज़मीन में दफन की गई है, उस लाश को निकाल के गांव के बाहर फेंक दिया जा रहा है हिंदुत्व ताकतों से, और सरकार वहाँ पे कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी, ये दोनों जो हैं मूक दर्शक हैं। जैसे वहाँ 2-3 लोग बैठ के अभी देख रहे थे इस रिकॉर्डिंग को, तो सरकार और कांग्रेस रूलिंग पार्टी, ये दोनों उस तरह से बैठ के इसको देख रहे हैं अटैक को। मैं राजधानी रायपुर से लगा हुआ, केवल एक पुल है बीच में छोटा सा, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो राजधानी से लगा हुआ है। वहाँ ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं, वो थाने जाकर शिकायत करना चाहते हैं। नया चर्च भी नहीं बना रहे थे, एक घर में प्रार्थना सभा हो रही थी, जिसको हम योगी सरकार में कहते हैं कि मुसलमान अपने घर में नमाज भी नहीं पढ़ सकते क्या। तो यहाँ मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक घर के भीतर प्रार्थना सभा हो रही है, उस पर हमला हो रहा है, ये मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। सरकार, कांग्रेस पार्टी, वहाँ के लोकल विधायक, इनका मुंह नहीं खुलता। एक बिरनपुर नाम की एक मिसाल है यहाँ पे, जहाँ सांप्रदायिक हिंसा में हिंदू और मुस्लिम दोनों तबकों के लोग मारे गए। वहाँ का स्थानीय विधायक, जो कि राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा मंत्री है, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, जिले के कांग्रेस नेता, इनमें से एक ने भी पिछले 7 महीने में वहाँ पैर नहीं रखा। यानी वो जो है वो टापू बन गया है प्रदेश के बाहर का, जहाँ लाशें गिरी हैं। मेरे फॉलोअप क्वेश्चन था एक्चुअली रेटोरिकल टाइप का ही क्वेश्चन है कि सेक्युलरिज्म का सवाल फिर क्या हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए आज इंडिया में ये सवाल एक है कि भाई अगर कोई सेक्युलर अल्टरनेटिव है तो यही कांग्रेस या अपोजिशन फोर्सेस में है। तो अगर ये अगर सेक्युलर अल्टरनेटिव है, ऐड करना चाहूँगा, ईसाई और मुसलमान, इन दो माइनॉरिटी को स्टेट में ये मान लिया गया है, बीजेपी ये मानती है कि हम इनके लिए सिर भी कटा देंगे तो भी ये हमको वोट नहीं देंगे। कांग्रेस ये मानती है कि इनका सिर भी कट जाए और जाएंगे कहाँ हमारे अलावा। आखिरी टिप्पणी एक राहुल जी, विद्या जी और आप लोगों से, छत्तीसगढ़िया जो आइडेंटिटी का मुद्दा है, पहचान का मुद्दा है, 20-23 साल हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि पावर के स्ट्रक्चर में, खासकर झारखंड से अगर हम तुलना करें, झारखंड में फिर भी आदिवासी मुख्यमंत्री बना, तो वो जो पहचान, जिस पहचान पर राज्य की स्थापना हुई, वहाँ पर एक चीज़ दिखती है कि मुख्यमंत्री बना तो एक बदलाव जैसी चीज़ें, कम पॉलिसी के लेवल पे, सोच के लेवल पर, सेंसिटिविटी के लेवल पर वो चीज़ें आएंगी। छत्तीसगढ़ में इससे पूरी तरह इम्यून है। कभी यहाँ पर रमन सिंह होते हैं, कभी यहाँ पर कहने को भूपेश बघेल
ओबीसी समुदाय से आते हैं जो कि 40-42% के आसपास आबादी है, फिर भी लेकिन आदिवासी जो कोर आइडेंटिटी थी वो सेंटर में नहीं आ पाई आज 23 साल बाद। आदिवासी एक्सप्रेस चलती रही है शुरू से। मध्य प्रदेश के जमाने से जो है आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की बात होती रही है, और पहला और शायद अकेला मुख्यमंत्री जो है इसी इलाके से, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी नरेश चंद्र सिंह जो है वो अकेले एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो 13 दिन के जो है मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जो है ना मध्य प्रदेश में ना छत्तीसगढ़ में कभी भी जो है कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। हर 2 साल में आदिवासी मुख्यमंत्री की बात उठती है। नेता यहाँ के जो आदिवासी हैं वो दिल्ली तक दौड़ लगाते हैं, लौटते हैं, और फिर कई दफ़ा तो ये होता है कि वो मुख्य धारा की राजनीति से भी जो है लगभग बाहर कर दिए जाते हैं, बाहर डाल दिए जाते हैं। तो आदिवासी उस तरीके से जो है कम से कम राजनीति के केंद्र में तो नहीं है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में फिर क्या फर्क क्या हुआ, क्यों झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है, और कैन यू जस्ट टॉक अबाउट दैट? आई थिंक लीडरशिप जो भी है यहाँ पे जो पार्टी है वहाँ पे यहाँ पर कोई उस तरह की कोर बड़ी पार्टी नहीं डेवलप हो पाई झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे। मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं विद्या जी और फिर राहुल जी। आप पिछले 5 वर्षों से मैं देख रही हूँ कि जो छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, खान पान है, वो चलन पे आया है। जो पहले की सरकार थी उस दौरान पे वो मिसिंग थी। और जैसे हम दूसरे राज्यों पे देखते हैं कि वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के लोगों की जो वैल्यू है, वो चीज़ छत्तीसगढ़ में नहीं थी। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सीन चेंज हुआ है, और छत्तीसगढ़ी जो बोली है, बातचीत है, रहन सहन है, संस्कृति है, इसको भी प्रमोट कर रहे हैं लोग। राहुल जी आपकी आगे। मैं 2 चीज़ें, एक तो पिछली जो बात हो रही थी उसमें एक चीज़ मुझे लगता है कि छूट रही थी, वो मैं जोड़ देता हूँ संक्षेप में। जब हम धर्म और धर्मांतरण की बात करते हैं तो पूरा फोकस हमारा बातचीत का बस्तर रह गया था, जबकि बहुत बड़ा मुद्दा सरगुजा है। और सरगुजा में अगर हम दिलीप सिंह जूदेव को याद न करें धर्मांतरण के मामले में, हम अगर गहिरा गुरु को न याद करें, और गहिरा गुरु का तात्कालिक संदर्भ बन जाता है जो बहुत की इंडेक्स है चिंतामन महाराज का पार्टी बदलना। चिंतामन महाराज जो वहाँ पूरे सरगुजा में ये बहुत सॉफ्टली होता रहा है, कोई हिंसक घटना नहीं हुई है। एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास काला पादरी है, तेजिंदर हुआ करते थे साहित्यकार, उन्होंने इस मुद्दे को टच किया है। राजमोहिनी देवी हुआ करती थी जो प्रकारांतर से इस मुद्दे को स्पर्श करती थी। गहिरा गुरु का पूरा गहिरा गुरु के जितने अनुयायी हैं सबके घर पे सफ़ेद झंडा होगा, और वो जो उरांव होते हैं वो आपस में 2 उरांव बात करके, पता नहीं, मैं तो बहुत उनके साथ रहा हूँ, अलग हटते हैं तो जो कन्वर्टेड है उसके लिए नॉन कन्वर्टेड का कमेंट होता है वो सरना नहीं है। वो पता नहीं किस बात से वो पकड़ते हैं। और हम यूँ देखें तो इसलिए भी मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अभी सरकार में अगर आप मंत्रालय में जाएं तो हम जिस छत्तीसगढ़ी अस्मिता और भाषा की बात कर रहे हैं, मंत्रालय आप जाइए तो मंत्रालय की भाषा अगर अंग्रेजी और हिंदी के बाद कोई है तो वो छत्तीसगढ़ी नहीं है, वो सादरी और कुड़ुक है। सबसे बड़ा प्रतिशत। तो एक तो मैं इस पे बात करूंगा कि पहले जो कुछ होता रहा है या सरगुजा में होता रहा है वो अहिंसक तौर पे होता रहा है, ये मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। दूसरी छत्तीसगढ़ी अस्मिता, और जब झारखंड से हम छत्तीसगढ़ की तुलना करते हैं तो अगेन हम फिर ये बात भूल जाते हैं कि छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक तौर पर सरगुजा, मैदानी छत्तीसगढ़ और बस्तर में एकदम साफ तौर पे अलग है। अगर हम उसको ये ध्यान नहीं देते, और उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण से अगर मैं कहना चाहूँ तो बस्तर का दशहरा है वो देवी दंतेश्वरी का है, मैदानी दशहरा में रावण मार दिया जाता है लेकिन रावण की पूजा भी होती है। सारंगढ़ की दशहरा जिसमें नरेश चंद्र सिंह देव मुख्यमंत्री थे, उसमें गढ़ जीतने की परंपरा ही दशहरा है। और आप सरगुजा चले जाएं, उदयपुर के क्षेत्र में कोरिया, मध्य प्रदेश और मिर्ज़ापुर जो लगा हुआ क्षेत्र है तो उसमें गंगा दशहरा है। उनके लिए दशहरा मतलब गंगा दशहरा है। तो ये जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है, और एक बात जो यूँ अप्रिय हो सकती है सुनने में कि एक बहुत गंभीर एक संगोष्ठी के दौरान एक बहुत प्रतिष्ठित कोंडागांव के साहित्यकार यहाँ आए हुए थे, और यहाँ के रायपुर, भिलाई, दुर्ग वाले जो ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ मतलब हमने जो कहा वो छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ ही है। जब उन्होंने कोई बात
अपनी कही तो कोंडागांव के उस साहित्यकार ने बहुत सॉफ्टली कहा कि ऐसा आपके छत्तीसगढ़ में होता है, हमारे बस्तर में ऐसा नहीं होता। इवन सरगुजा ऐसा कहे कि ना कहे, वो कहता है बोरेबासी खा रहे हैं या बाकी सब हो रहा है, उनके बस्तर वालों के लिए आमूस तिहार है, उनको हरेली से कोई मतलब नहीं है, तिथि वही है, परंपराएं थोड़ी अलग हैं। तो ये जो पूरा छत्तीसगढ़ी अस्मिता की जो बात होती है, उसका मुझे नहीं लगता असर, जिस बात को मंजीत दूसरे ढंग से मेंशन कर रही थी कि वो शायद उस आदिवासी समाज में, वो उस दूरस्थ सरगुजा में शायद असरकार नहीं है, मुझे नहीं। और इसीलिए जो बार बार सीटों की बात होती है चुनाव में कि उसकी 14 सीटें और इसकी 12 सीटें, उसका कैरेक्टर भी दिखाता है कि वो मैदानी छत्तीसगढ़ के मिक्स ओपिनियन से कैसे अलग हो जाता है। तो अनदर इलेक्शन शो का ये पहला मॉर्निंग शो है, आज हम इसको यहीं पर रोकेंगे। एक बेसिक जानकारी अब राहुल जी ने चूंकि छेड़ दिया क्षेत्रों का, तो मैं बेसिक एक डाटा जरूर दे दूं अपने दर्शकों के लिए कि 90 सीटों की विधानसभा है, 46 सीटें चाहिए बहुमत के लिए किसी पार्टी के लिए, लेकिन 46 से अब काम चलने वाला नहीं है, कुछ बड़ी चीज चाहिए होती है, क्योंकि आपके सामने मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक के तमाम उदाहरण हैं। बहरहाल तो चार पांच बहुत मुख्तसर से इलाके हैं। मैं चाहूँगा कि अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग उसको करेक्शन कराएं। एक तो बस्तर संभाग है जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का इलाका है, सरगुजा का इलाका है जो कि नॉर्थ और ईस्ट वाला इलाका है छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा बिलासपुर और रायपुर संभाग है, और दुर्ग और रायगढ़ जोड़ते हुए रायगढ़। ये मुख्तसर से 3-4 महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां से मेजर सीटें आती हैं। इसमें जो बस्तर की बात मैंने कही, सरगुजा की जो बात कही, ये सारी की सारी सीटें क्लीन स्वीप कांग्रेस ने पिछले बार किया था और इस बार वहां पर कांग्रेस के लिए उतनी आसान स्थितियां नहीं दिख रही, जैसी जानकारी हमारे रिपोर्टर्स और लोगों से बातचीत में सामने आ रही है। अनदर इलेक्शन शो को हम आज यहीं पर रोकेंगे। ये पूरी जो कवरेज है ये द न्यूज़ मिनट और न्यूज़ लॉन्ड्री की साझा एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि आपको पता है न्यूज़ लॉन्ड्री या किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता। हम ना तो सरकार से विज्ञापन लेते हैं, ना किसी कॉरपोरेट से विज्ञापन लेते हैं। हम अपने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स और सिर्फ जो फंड को हमारे फंड करने वाले लोग हैं सब्सक्राइबर्स, उन्हीं के जरिए ये सारे कार्यक्रम आप तक पहुंचा पाते हैं। तो सब देख लिया, अब ये देखिए। News Laundry and The News Minute will be hitting ground zero together, where our team of reporters and producers will bring you authentic and nuanced election coverage. So contribute now. Log on to newslaundry.com/election fund and help us make election coverage great again. Because we are stronger together.